सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी और मैं आ चुकी हूँ पेनेक्टोमी वर्सेस एमस्कुलेशन के ऊपर वीडियो लेकर, क्योंकि आपने की थी रिक्वेस्ट ये वीडियो तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनेक्टोमी की कि पेनेक्टोमी आखिर है क्या। देखो, पेनेक्टोमी आपको समझ आता है नाम से कि जो पेनिस है उसका रिमूवल कर दिया जाता है, सर्जिकली रिमूवल किया जाता है। ठीक है, केमिकल से रिमूव नहीं करते, सर्जिकली रिमूव करते हैं। बट क्यों करेंगे? किसी को शौक तो है नहीं पेनिस को रिमूवल करने का, तो ऐसा किया क्यों जाता है? तो पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है किसी को पिनाइल कैंसर हो गया। पिनाइल कैंसर का मतलब होता है कि पीनिस का ही कैंसर हो गया। और आपको पता है कि अगर जो कैंसर है उसको ना रोका जाए तो वो बढ़ जाता है। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की वजह से वो पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे भी फैल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है कि जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज। जो जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज होती हैं उसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। मतलब अगर किसी को मेल से फीमेल में चेंज होना हो, उसमें क्या होता है कि जो पिनाइल टिश्यू होता है उसको चेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल टिश्यू। ठीक है, फिर जो तीसरी चीज़ होती है जहाँ पे पेनेक्टोमी करवाने की ज़रूरत है, दैट इज़ अगर कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा हुआ हो। मान लो कि पीनिस किसी वजह से क्रश हो गई हो और इतना ज़्यादा पेन एंड एवरीथिंग, ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग हो, तो उस टाइम पे भी पेनेक्टोमी इज़ प्रेफर्ड। तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि पेनेक्टोमी के क्या प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं। पहले प्रोज़ देख लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वो डिसीज़ कंट्रोल में हेल्प करती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी को कैंसर हो चुका है तो पेनेक्टोमी करवा देंगे तो मेटास्टेसिस रुक जाएगा। तो एक तरीके से ये पिनाइल कैंसर को स्प्रेड होने से बचा रही है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस वजह से बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम बच पाएंगे कैंसर से। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को पार्शियल पेनेक्टोमी करवाई है तो उसका जो यूरिनरी फंक्शन है और जो सेक्सुअल फंक्शन है वो इंटैक्ट रह सकता है कुछ हद तक। ठीक है, और अलग से कुछ ओपनिंग वगैरह नहीं बनवानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हार्मोन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि आपको पता है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि पीनिस से हार्मोन्स नहीं बनते, टेस्टीज में से हार्मोन बनते हैं। और वो हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। जो बॉडी की, जो मेल की बॉडी होती है उसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो पीनिस तो जस्ट एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, वो मेन ग्लैंड नहीं है, मेन ऑर्गन नहीं है जिसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं उनसे तो बच जाएगा इंसान, पेनेक्टोमी होगी तो। ओके, फिर चौथी चीज़ ये है कि ये एक लोअर रिस्क सर्जरी है। मतलब लोअर रिस्क से आप क्या समझते हो? जिसमें रिकवरी का टाइम कम हो, मतलब जो रिकवर जल्दी हो जाए। ठीक है, जिससे इंसान रिकवर जल्दी हो जाए सर्जरी के बाद, और ब्लीडिंग भी जिसमें कम हो सर्जरी के दौरान। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लोअर रिस्क सर्जरी है। तो ये सारे इसके प्रोज हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की। देखो, कॉन्स में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ सकता है। जो पर्सन है वो डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है। मतलब दूसरे लोगों से वो हो सकता है कि अपने आप को कम समझने लगे बिकॉज ऑफ पेनेक्टोमी। ठीक है, फिर सोशल स्टिग्मा भी एक रीज़न हो सकता है। स्टिग्मा का मतलब होता है एक नेगेटिव सोच या फिर नेगेटिव फीलिंग जो सोसाइटी किसी चीज़ या किसी पर्सन से जोड़ देती है। तो ये किसी के कल्चर में, मतलब जो बर्दाश्त ना किया जाए ऐसी चीज़ बन सकती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कल्चरल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ भी हो सकती है। अब सुनना इमैस्कुलेशन वाला एस्पेक्ट। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है जब टेस्टिस और पीनिस दोनों को रिमूव कर दिया जाए। पेनेक्टोमी में सिर्फ पीनिस रिमूव करते हैं, बट इमैस्कुलेशन में टेस्टिस भी रिमूव हो जाती है और पीनिस भी रिमूव हो जाती है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब इसे कब किया जाएगा? जब एडवांस्ड कैंसर हो जाए। मतलब अगर कैंसर ज़्यादा फैल गया है तो फिर क्या होगा? तो पेनेक्टोमी तो करवाएंगे ही, पर टेस्टिस को भी रिमूव करवाएंगे। तो पेनेक्टोमी और टेस्टिस का रिमूवल, मतलब ऑर्किएक्टोमी प्लस पेनेक्टोमी, उसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन। समझ आई बात? ठीक है, अब दूसरी चीज़, किसी को ट्रॉमा, मतलब कोई इंजरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो पेनेक्टोमी करवाएंगे। बट अगर सीवियर हो गया हो कि मतलब वहाँ पे भी क्रश हो गई हो जो टेस्टिकल्स हैं, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट या इंजरी, सडन इंजरी या एक्सीडेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या करवाएंगे? इमैस्कुलेशन। और जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज में भी होता ही है ये चीज़। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके प्रोज क्या हैं। प्रोज यही है कि डिसीज़ का एलिमिनेशन, जैसे उसमें देखा था कि कैंसर या इन्फेक्शन को पूरे तरीके से एलिमिनेट करने का एक अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, हार्मोन का रिडक्शन हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रोस्टेट कैंसर को ज़्यादा बढ़ावा देता है। मतलब कि प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है वो टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव होता है। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस होगी तो प्रोस्टेट का कैंसर और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं बढ़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इमैस्कुलेशन करवाना। ठीक है, टेस्टिस का रिमूवल होने के बाद फ्यूचर में कोई भी टेस्टिकुलर इन्फेक्शंस नहीं होंगे। अगर कोई भी टेस्टिस का जो इन्फेक्शन है वो अब टेस्टिस ही नहीं रही तो फिर टेस्टिस का इन्फेक्शन कहाँ से होगा? ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी अगर टेस्टिस रिमूव करवा दी। अब आप खुद ही बताओगे, क्योंकि आपने इतनी सारी वीडियोस देख चुकी हैं। देखो,
कंसेप्ट्स और चीज़ें सारी वही हैं, बट ये है कि आप कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो। सब वीडियोस में ये ऐसी जितनी भी मैंने वीडियोस बताई हैं सब में सेम ही चीज़ है लगभग लगभग, ठीक है, मोर और लेस। बट कोई नहीं, आप सीखते जाओ, फिर आप खुद ही सीख जाओगे कि आपको कैसे डिफरेंस लिखना है, कैसे प्रोज एंड कॉन्स किसके बताने हैं, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन पे वापस आ जाते हैं और इसके कॉन्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है हार्मोनल लेवल गिर जाता है, और हार्मोनल लेवल गिरने से क्या होता है, स्ट्रेस आएगा, जल्दी थक जाओगे, फटीग फटीग मतलब ईजिली थक जाना, ठीक है। और क्या होगा, बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस चालू हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, सेक्सुअल डिज़ायर सेक्सुअल इंटीमेसी में भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, ना तो पीनिस बची और ना ही टेस्टिस बची, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर बोन हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बता दिया, यूरिनरी और सेक्सुअल चैलेंजेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरिनरी और सेक्सुअल चैलेंजेस में यही है कि सेक्सुअल चैलेंज तो एक तरीके से रहेगा ही, और साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट इससे भी आएगा। मतलब वो चीज़ें जो पेनेक्टोमी में थी वही सेम चीज़ें इसमें हैं, बट जो मेजर डिफरेंसेस है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पेनेक्टोमी में क्या होता था, उसमें सिर्फ पेनिस का रिमूवल होता था, लेकिन इमैस्कुलेशन में क्या होता है, उसमें दोनों चीज़ों का रिमूवल है, किसका, पीनिस का भी और टेस्टिस का भी। हार्मोनल इम्पैक्ट की बात करें, हार्मोन किस में इफेक्टेड होंगे, पेनेक्टोमी में तो होंगे नहीं, लेकिन इमैस्कुलेशन में हार्मोन से इफेक्टेड होंगे, ठीक है। डिसीज़ कंट्रोल की बात करें तो पेनेक्टोमी से पिनाइल कैंसर वाला जो था, पिनाइल कैंसर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेस्टिकुलर इन्फेक्शंस और प्रोस्टेट का कैंसर हो, उस केस में डिसीज़ कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें सिर्फ फिनाइल कैंसर, इसमें टेस्टिकल्स के इन्फेक्शंस नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि इमैस्कुलेशन करवा दिया। और दूसरी चीज़, प्रोस्टेट कैंसर भी नहीं बढ़ पाएगा। तो वो डिसीज़ का उसका जो वो था ना एक फील्ड के, हाँ वो पीनिस के कैंसर के लिए था, बट ये एक तो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए और दूसरा टेस्टिकुलर इन्फेक्शंस के लिए उसको प्रिवेंट करेगा, डिसीज़ कंट्रोल होगा उधर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की बात करें तो अगर सिर्फ पीनिस रिमूव हुई है तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इट विल बी फाइन, लेकिन अगर टेस्टीज ही चली गई तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बिल्कुल नहीं बच पाती, फिर रिप्रोडक्शन टोटली इम्पॉसिबल है। फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं, अगर पेनेक्टोमी करवाई है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज हार्मोन तो है ना बैलेंस करने के लिए, बोन्स तो ब्रिटल नहीं हुई ना, फटीक तो नहीं हो रहा ना इंसान इतनी जल्दी थक तो नहीं जाता ना, चिड़चिड़ा तो नहीं होगा ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर टेस्टीज नहीं होगी तो हार्मोन ही नहीं होगा, तो ओस्टियोपोरोसिस, फिर मस्कुलर वीकनेस, ईजिली फटीक्ड, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम सब एक साथ आ जाएगा, क्योंकि फिर जो एक मेल की आइडेंटिटी होती है वो ही ख़त्म हो रही है ना उससे, इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की और रिकवरी की। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पेनेक्टोमी जो है वो कम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें रिकवरी टाइम जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, रिकवरी जल्दी हो जाती है, ब्लड लॉस कम होता है। बट अगर इमैस्कुलेशन करवाया जाए तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, उसमें रिकवरी का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अगर जब भी मैं वीडियो ना बना पाया करूँ तो आप पक्का मेरे को याद दिलवा दिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बट दैट्स टोटली फाइन। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, और कभी थोड़ी देर हो जाए करो तो आप फिर से कमेंट कर दिया करो, ताकि अगर मैं गलती से भूल भी गई तो जैसे ही मैं फिर से आपका कमेंट देखूँ तो वीडियो बना दूँ, ओके।